नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेकपोस्ट विकसित करने और पनबिजली परियोजनाओं सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने पर सहमत। मई महीने में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़कर 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऋण प्रक्रिया आसान बनाने और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। और ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेकपोस्ट विकसित करने, पनबिजली परियोजनाओं और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, अवसंरचना, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान हिट फार्मूला दिया था, जिसके तहत राजमार्गों, संचार संपर्क और ट्रांसवेज को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गईं। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण किया गया। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रही तरक्की की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में दशकों पुराने संबंध रहे हैं। We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relations between Nepal and India are age-old and multifaceted. श्री मोदी और श्री प्रचंड ने संयुक्त रूप से बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा से नेपालगंज और उत्तर प्रदेश के ही सोनौली से भैरहवा के बीच एकीकृत चेकपोस्ट का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच पाइपलाइन परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने गोरखपुर और न्यू बुटावल के बीच 400 किलोवाट क्षमता वाले बिजली पारेषण सब स्टेशन के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में नेपाल का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के बीच आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच अनूठा संबंध है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक और रचनात्मक चर्चा हुई। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के संबंधों को रचनात्मक और प्रगतिशील बनाना है। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और बुनियादी ढांचे सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल रहे।
The discussions and outcomes cover the entire spectrum of bilateral cooperation, including political, economic, trade, energy, connectivity, infrastructure cooperation, and also development partnership. इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिस्टर सिटी समझौते और वित्तीय संपर्क में सुधार से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने उन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत सदियों पुरानी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक एजेंडा की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पांडोर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बैठक की। सुश्री पांडोर के साथ बैठक के दौरान दोनों नेता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को पूरे उत्साह के साथ मनाने पर सहमत हुए। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ब्रिक्स, IBSA, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सहयोग के बारे में चर्चा हुई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी परिषद के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत तथा सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करेगी। श्री शाह आज इम्फाल में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता राज्य में सामान्य स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करना है। भारत सरकार ने मणिपुर की एकता और अखंडता के बारे में कई बार अपना स्टैंड घोषित किया है। इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं है। मैं अभी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता जिससे शांति में दखल पड़े। गृहमंत्री ने हाल की हिंसक घटना में मारे गए लोगों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की। भीड़ के हमले में घायल हुए लोगों और प्रभावित परिवारों के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा बहुत जल्द राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। मणिपुर के मौजूदा संकट में म्यांमा स्थित संदिग्ध बाहरी विद्रोहियों की संलिप्तता के सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि मणिपुर की ओर भारत म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। देश के बाहर से राज्य में आने वालों की पहचान के लिए उनकी बायोमेट्रिक और पुतलियों की जांच की जा रही है। इससे किसी भी विदेशी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसक घटना की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी 6 विशिष्ट मामलों की जांच करेगा। इस बीच संघ लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और भविष्य निधि सहायक आयुक्त परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। ये केंद्र मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलंग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली हैं। इम्फाल केंद्र के उम्मीदवार IVRS के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वो काम किया है जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मुंबई में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान में उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए भारत की नींव रखी है और अभी बहुत काम किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है।
आज इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस योजना के तहत पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड 17 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी होकर 31 करोड़ 26 लाख हो गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए रसोई गैस जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था। ये परिवार खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपले आदि का उपयोग कर रहे थे। पारंपरिक ईंधन के उपयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस योजना के कारण अब लगभग सभी घरों में गैस कनेक्शन की उपलब्धता हो गई है, जबकि मई 2016 तक देश में केवल 62% घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध थे। इसके बाद सरकार ने उज्ज्वला 2.0 भी शुरू किया है, जिसके तहत प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ 1 करोड़ 60 लाख अतिरिक्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना न केवल महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने में, बल्कि उनके जीवन को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने में भी वरदान साबित हुई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इससे ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा और उन्हें योजना के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान की जा सकेगी। श्री पुरी ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के आज 3 साल पूरे होने की सराहना की। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की लहर आई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मई महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इसमें सीजीएसटी मद में 28,411 करोड़ रुपए, एसजीएसटी मद में 35,828 करोड़ रुपए, आईजीएसटी में 81,363 करोड़ रुपए और उपकर मद में 11,489 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 194 अंक घटकर 62,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंक घटकर 18,488 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 31 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72.70 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत के किरण जॉर्ज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं लक्ष्य सेन ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा और साइना नेहवाल भी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। नागालैंड में आकाशवाणी कोहिमा से आज पोचुरी बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया गया। विभिन्न राज्यों की अलग अलग बोलियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई है। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने एक ऑडियो संदेश में कहा कि आकाशवाणी बेहतर और उपयोगी संचार के लिए स्थानीय भाषाओं को बहुत महत्व देती है। डॉक्टर गुप्ता ने आकाशवाणी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए श्रोताओं से त्वरित प्रतिक्रिया देने का भी अनुरोध किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेकपोस्ट विकसित करने और पनबिजली परियोजनाओं सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने पर सहमत। मई महीने में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़कर 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऋण प्रक्रिया आसान बनाने और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। और ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।